गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो मुख्य अंश जैसे प्रथम विश्व युद्ध से लेकर जो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी उसमें भारतीय जो सैनिक थे उनको जो जबरन भर्ती किया गया था, इस पर चर्चा हमने की थी। इसके साथ साथ रोलेट एक्ट के बारे में और महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की जो चर्चा हुई थी। आज हम बात करते हैं अलूरी सीताराम की। अलूरी सीताराम, देखिए जो अलूरी सीताराम थे वे आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियां हैं, गुडेम पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों के अंदर जो गुरिल्ला आंदोलन हुआ था, गुरिल्ला आंदोलन, इनके नेता थे या फिर इनके नायक थे। यानी गुडेम पहाड़ियों में जो गुरिल्ला आंदोलन हुआ था, अलूरी सीताराम उन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब क्या अलूरी जो सीताराम थे वो महात्मा गांधी के प्रमुख भक्त थे। महात्मा गांधी जी के प्रमुख भक्त माने जाते थे, या जो अनन्य भक्त मानते थे उनको अपना सर्वस्व मानते थे। उन्होंने जो अपना सारा जो जीवन था वो देश के प्रति जो है समर्पित कर दिया था। देश के प्रति समर्पित कर दिया था। और उन्होंने जो गुडेम पहाड़ियों का जो क्षेत्र था आंध्र प्रदेश की, जो जहाँ पे गुरिल्ला आंदोलन हुआ था, तो वहाँ के लोगों को शराब छोड़ने और इसके साथ साथ जो खादी पहनने की प्रेरणा दी थी। खादी पहनने और शराब छोड़ने की प्रेरणा उन्होंने उन लोगों को दी थी। तो खादी जो पहनने की उनकी जो पहल थी, या खादी से प्रभावित वो किसके विचारों से हुए थे? वो महात्मा गांधी के विचारों से हुए थे। तो इस प्रकार जो अलूरी सीताराम थे उन्होंने गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन के नेतृत्व के रूप में काम किया, और वहाँ की जो जनता थी उनको जो सत्य के मार्ग पर चलने, अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए काफ़ी जो है प्रेरित किया था। इसके साथ साथ जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब? 1914 से 18। इस दौरान क्या था, जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय जो सैनिक थे उनको जो जबरन भर्ती किया गया था, इसके साथ साथ उनको जो भर्ती किया गया था तो उनकी शर्त थी। उनकी शर्त क्या थी कि जो अंग्रेज है, अंग्रेज जो तुर्की का खलीफा था, तुर्की का सुल्तान था, उसके साथ क्या है, अच्छा व्यवहार करेंगे। यानी भारतीय जो सैनिक थे, इसके साथ भारतीय जो सैनिक थे उसमें ज़्यादातर जो थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। यानी जो मुस्लिम सैनिक थे, ये मुसलमानों को जो है प्रथम युद्ध में जब शामिल किया गया था, तो उनकी ये शर्त थी कि जो तुर्की का जो सुल्तान है तो अंग्रेज उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। परंतु जब युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने वहाँ के जो सुल्तान था, खलीफा, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो इससे जो मुसलमान है वो इसके विरुद्ध हो गए, और मुसलमान तुर्की के सुल्तान खलीफा को
अपना क्या मानते थे, नेता मानते थे। इस प्रकार वो अंग्रेजों से जो नाराज हो गए और उन्होंने एक आंदोलन की जो है शुरुआत की थी, जिसको वो नाम दिया गया था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का जो नाम दिया गया। इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन उस समय जब चल रहा था तो इन्होंने भी क्या है, खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन किया था और वो इसके पक्ष में थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो व्यवहार था वो न तो हिंदुओं के प्रति अच्छा था न मुसलमानों के प्रति अच्छा था। वो सत्ता के लालच में और इसके साथ साथ वहाँ के जो विद्रोह होते थे उनको पूर्णतः दबाना चाहते थे, और ना ही तो वो हिंदू आंदोलनों के समर्थन में थे और ना ही वो मुस्लिम समर्थन में थे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन जो चलाया था उसमें खिलाफत आंदोलन का भी उन्होंने सहयोग दिया और उसको सही ठहराया। असहयोग जो आंदोलन है वो समाप्त होने के बाद में कुछ दिन तो वह जो है देश में शांति बनी रही। उस समय जो है कांग्रेस के दो दल होते थे। कांग्रेस के जो दल थे वो दो थे, एक तो थे गरम दल और दूसरे थे नरम दल। और इसमें से क्या है, एक दल जो था वो स्वराज पार्टी का पक्षधर था, स्वराज पार्टी। अब जो स्वराज पार्टी के जो प्रमुख जो नेता थे वो थे मोतीलाल गांधी और चित्तरंजन दास। ये इन्होंने जो है स्वराज पार्टी का गठन भी किया था और ये जो स्वराज दल था उसके प्रमुख नेता थे। इन्होंने जो स्वराज पार्टी में की ओर से जो विधानसभा चुनाव हुए थे 1923 के अंदर, विधानसभा चुनाव हुए थे 1923 में, इन्होंने चुनाव में भाग लिया था और कई जो सीटें हैं इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अब 1927 में साइमन कमीशन की बात करते हैं तो 1927 में इंग्लैंड की सरकार ने एक कमीशन भेजा था, कमीशन को भारत भेजा था और इस कमीशन के जो प्रमुख थे या कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। और सर जॉन साइमन के नाम पर ही क्या है, इस कमीशन का जो नाम है वो क्या है, साइमन कमीशन पड़ा। साइमन कमीशन पड़ा था। इस कमीशन को इसलिए भेजा गया था कि जो कमीशन सुधार जो हुए थे 1919 के अंदर, यानी 1919 में जो सुधार किए गए थे तो इन सुधारों की परिणामों की जांच करना इनका जो है कमेटी का प्रमुख जो है उद्देश्य था, सुधारों के परिणामों की जांच करना। लेकिन इस कमीशन में जो कोई भी जो सदस्य था वो भारतीय नहीं था, कोई भी सदस्य इसका भारतीय नहीं था। सारे जो कमेटी के जो सदस्य थे वो क्या थे, अंग्रेज थे।
इस प्रकार इसका अर्थ था कि जो सरकार थी, अंग्रेजी जो सरकार थी, वो भारत के में हुए जो सुधार थे उसके पक्ष में नहीं थी। भारतीय चाहते थे कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है, या ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो भारतीय जो सदस्य है, भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाए, और इस कमीशन के तहत जो है भारतीय सदस्य भी क्या है, इसके सदस्य रहें या इस कमीशन के साथ हो। लेकिन उनका ये तर्क था कि जो सामाजिक जो समस्याएं हैं, भारत के अंदर जो सामाजिक जो समस्याएं हैं, इस कारण जो कमीशन का गठन हुआ है वो उसके लायक नहीं है, और इसी भावना से जो भारत के लोग थे वो अधिक उनको आहट हुई थी या उनको बुरा लगा था, और उन्होंने भारत जो साइमन कमीशन का पूर्णतः विरोध किया था। इसके खिलाफ जो भारत में साइमन कमीशन हुआ था, तो उनमें इंग्लैंड के मंत्री थे लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड थे। उन्होंने जो भारतीय संविधान के मामलों में जो विचार विमर्श की जो प्रक्रिया होती है, यानी विचार विमर्श के लिए भारतीय संविधान में भारतीय लोगों को क्या है, असमर्थ बताया था या अयोग्य बताया था, और इसके इस जो घोषणा से या इस बात से जो है काफ़ी लोग हैं वो प्रभावित हुए थे, और उन्होंने जो साइमन कमीशन है उसका पूर्णतः विरोध किया था। इसके साथ साथ 1929 इससे पहले जो साइमन कमीशन था वो 1927 में वहां से भेजा गया था, लेकिन भारत के अंदर वो कब पहुंचा था, 1928 के अंदर। अब बात करते हैं हम 1929 में, 1929 के अंदर कांग्रेस के वार्षिक जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था लाहौर के अंदर। और ये अधिवेशन सबसे जो है महत्वपूर्ण अधिवेशन के तौर रूप में जो है देखा जाता है, और इस अधिवेशन के प्रमुख जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये जो अधिवेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस अधिवेशन में जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज यानी पूर्णतः स्वतंत्रता की मांग की, पूर्ण स्वराज की जो है मांग उठी थी, और इसी कारण 26 जनवरी 1930 जनवरी 1930 के दिन जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित हुआ, या फिर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। इसके बाद में 26 जो जनवरी का जो दिन है, हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष जो है वो स्वतंत्रता के रूप में या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, और इसी से जो है प्रेरित होकर जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष हुए थे। इसके बाद दांडी यात्रा, जिसे नमक कानून का जो है विरोध हुआ था, तो
दांडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरू किया था। दांडी मार्च में जो महात्मा गांधी की जो ऐतिहासिक यात्रा के रूप में जानी जाती है, इसके साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत हुई थी और 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उसके साथ उनके जो सहयोगी थी, उन्होंने साबरमती आश्रम से जो उनके सहयोगी थे 78 सदस्य 78 सदस्यों के साथ उन्होंने दांडी मार्च के लिए प्रस्थान किया था और मार्ग में कई बहुत से जो लोग हैं उनके साथ जो है जुड़ गए थे और इस प्रकार जो दांडी मार्च था वो एक भव्य आंदोलन के रूप में उन्होंने या एक जन समूह के रूप में उभरा था, जन समूह के रूप में उभरा था। और इसके बाद में 6 अप्रैल 1930 को वो गुजरात के जो समुद्र तट के स्थित दांडी नामक जो है स्थान है वहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ पहुँचकर उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून का जो है उन्होंने उल्लंघन किया था और नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ गांधी जी ने समुद्र में नमक बनाने से जो नमक कानून की अवहेलना की थी और यहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1931 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जिसे इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड वायसराय इरविन और गांधी जी, इरविन और गांधी जी के जो बीच में एक समझौता हुआ था जिसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के परिणामस्वरूप जो गांधी जी ने आंदोलन क्या था स्थगित कर दिया था और इसके बाद में वो दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। यहाँ उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो बंद कर दिया था और दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। अब क्या था, प्रत्येक इसके साथ साथ जो है पृथक चुनाव प्रणाली यानी अलग चुनाव प्रणाली के लिए जो है आंदोलन हुए थी। पृथक चुनाव प्रणाली की जो है मांग बहुत ज़्यादा उठी थी और ये मांग जो उठी थी उसमें जो है अंबेडकर और मुस्लिम नेता थे जिन्ना। अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना के जो नेतृत्व में मुसलमान जो है ऐसे चुनाव क्षेत्र की मांग कर रहे थे, यानी जो अलग प्रतिनिधि के रूप में या फिर पृथक चुनाव प्रणाली की मांग करती थी। पृथक चुनाव प्रणाली का अर्थ क्या होता है? जो किसी निश्चित स्थान से
जो है किसी समुदाय का कोई व्यक्ति है, समुदाय का जो है सदस्य वो चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ता है, तो उसे क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। यानी किसी निश्चित स्थान से कोई भी जो समुदाय का जो सदस्य है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जो सदस्य है, वहाँ उसी क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ता हो, या कहें तो एक आरक्षित सीट के तौर पर, आरक्षित सीट के तौर पर जो है उस क्षेत्र से चुनाव लड़े। लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के क्या थे? विरुद्ध थे, वो इसके पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार जो है बहुत से समूहों और आंदोलनों के कारण जो है राष्ट्रवाद की जो भावना है वो बहुत से लोगों के अंदर महसूस होने लगी थी, और एक ही राष्ट्र की भावना से जो लोग हैं वो प्रेरित होने लगी थी। इसके लिए जो सामूहिक अपनेपन की जो भावना है वो जोर पकड़ने लगी, और इस प्रकार जो इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र और अनेक प्रतीक लोगों ने सामूहिक अपनेपन की जो है विकास की भावना को महसूस किया और इसमें अपनी जो है भूमिका वो निभाई थी। तो ये थे भारत में राष्ट्रवाद के जो प्रमुख अंश, जो प्रमुख घटनाएं जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है घटित हुई थी। सो थैंक यू।